नमस्कार दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं आपके एग्जाम में सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी से पूछे गए सभी प्रश्नों पर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था देखिए, अशुद्ध वाक्य है, मतलब आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। ऑप्शन दिए गए, ए मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, बी यह काम आप पर निर्भर है, सी हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, और डी मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका ए मैं आप पर श्रद्धा करता हूं। देखो, श्रद्धा को रखा जाता है, ना कि श्रद्धा को किया जाता है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। ये क्या होगा? आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी आपका जो तीनों दिए गए बी, सी और डी, ये तीनों शुद्ध वाक्य है। केवल और केवल जो ए है यही आपका शुद्ध है कि मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। श्रद्धा को रखा जाता है, ना कि किया जाता है। चलो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया, देखो, प्रत्यय, उपसर्ग, संकर और विशेषण। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा। उपसर्ग किसे कहा जाता है? तो ऐसा शब्दांश ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर या लगकर उसका अर्थ को परिवर्तित करता है। उसका अर्थ को क्या करता है? परिवर्तित करता है। वही क्या कहलाता है? आपका उपसर्ग कहलाता है। और ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करेगा प्रत्यय कहलाएगा, है ना। मतलब ये देख लो, ये शब्द है, तो शब्द के पहले कोई शब्दांश लग रहा है तो उपसर्ग कहलाता है, और शब्द के बाद में कोई शब्दांश लग रहा है वो आपका प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, जैसे कि उपसर्ग का उदाहरण देता हूं, जैसे कि मैं देता हूं आपका अनुच्छेद एक शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखो अनुधनछेद। क्या होगा आपका? अनुधनछेद। वैसे देखिए परिच्छेद एक आपका शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखो परिधनछेद। क्या हो जाएगा आपका? परिधनछेद। तो इसमें परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, वह आए तो मैं जाऊं में भविष्य काल का कौन सा भेद है? बहुत बड़ा क्वेश्चन था। वह आए तो मैं जाऊं में भविष्य काल का कौन सा भेद है? ए संभाव्य भविष्य, बी सामान्य भविष्य, और सी हेतु मत भविष्य, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेतु मत भविष्य। क्या हो जाएगा सही आंसर? हेतु मत भविष्य। ठीक है, जब एक कार्य का होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? आपका हेतु मत भविष्य काल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया वह आए तो मैं जाऊं, मतलब वह आएगा उसके बाद मैं जाऊंगा, मतलब जब वो आएगा, मतलब जब वो वाला काम संपन्न होगा तब मैं जाऊंगा। तो जब एक काम का संपन्न होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, यही क्या कहलाता है? आपका हेतु मत भविष्य काल कहलाता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हेतु मत भविष्य काल। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, जिस शब्दों के खंड सार्थक न उसे कहते हैं। ऑप्शन दिए गए देखिए आपका यौगिक, योग, रूढ़ और विदेशज। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, सार्थक मतलब जिससे कोई अर्थ ना हो, सार्थक मतलब जिससे कोई अर्थ ना हो, तो यौगिक है कि योग रूढ़ है कि रूढ़ है कि विदेशज है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रूढ़। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, मतलब अगर उस शब्दों को आप तोड़ भी दोगे तो उससे कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि देखो, जैसे कि चावल शब्द है, तो चावल को तोड़िए चार धनवल, तो इसमें इन शब्दों का अर्थ निकला क्या? नहीं निकला क्या? या इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, चावल धन निकला क्या? नहीं निकला। तो ये क्या कहलाएगा? आपका रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका रूढ़ शब्द। और यौगिक शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलने वाला जो शब्द होता है, मिलकर बनने वाला जो शब्द होता है, वही यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है, यौगिक शब्द से आपका संधि की रचना होता है, समास की रचना होता है, उपसर्ग की रचना होता है, प्रत्यय की रचना होता है। ठीक है, और विदेशज शब्द मतलब वे शब्द जो विदेशी भाषा से आकर हमारी हिंदी में शामिल हुए हैं, वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, या वे शब्द जो यौगिक शब्द तो होते हैं, लेकिन जो मुख्य अर्थ को ना बताते हुए किसी विशेष अर्थ को बताता है, वो आपका क्या कहलाता है? योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे कि देखो, जैसे कि नीलकंठ हो जाएगा,
ठीक है, जैसे कि जलद हो जाएगा, जैसे कि दशानन हो जाएगा, दशानन, ठीक है, दशानन, जहां दशानन की बात होगा तो इसका अर्थ हो जाता है दस है आनंद जिसको, लेकिन बात तो किसके बारे में हो रहा है, रावण के बारे में हो रहा है, तो मुख्य अर्थ को ना बताते हुए किसी विशेष अर्थ को बताता है, वो कहलाता है आपका रूढ़ शब्द। तो जिन शब्दों का खंड सार्थक न उसको कहा जाता है आपका रूढ़ शब्द। अर्थात अगर उन शब्दों को हम लोग तोड़े तो तोड़ने के बाद भी उसका अर्थ नहीं निकलता, वही कहलाता है आपका रूढ़ शब्द कहलाता है। आगे बढ़ते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, दांत काटी रोटी मुहावरा का अर्थ होता है, ये कई बार पूछा गया लाभन एग्जाम में, दांत काटी रोटी मुहावरा का अर्थ होता है उम्र पता करना, खीस काटना, गहरी दोस्ती और जूठा कर देना। तो इसका सही आंसर क्या होता है, गहरी दोस्ती। तो गहरी दोस्ती के लिए दांत काटी रोटी मुहावरा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा आप सभी को पता होगा, संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया ए है सिंधु, बी है ठग, सी है तूफान और डी है गिरोह। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समुदाय का बोध होता है उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देख लो इसमें गिरोह, गिरोह शब्द में क्या है, एक समुदाय का बोध हो रहा है, गिरोह, गिरोह शब्द में समुदाय का बोध हो रहा है, एक झुंड, झुंड का एक प्रकार से समझ सकते हैं, झुंड को गिरोह बोला जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा, गिरोह हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते चलिए, उसके बाद देखिए, यह कोई नया काम नहीं है, वाक्य में सर्वनाम है। अच्छा क्वेश्चन है, यह कोई नया काम नहीं है, वाक्य में सर्वनाम कौन सा आपको बताना है। ए है संबंधवाचक सर्वनाम, बी है निश्चयवाचक, सी है आपका प्रश्नवाचक और डी है आपका अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में शब्द दिया है यह कोई नया काम नहीं है ना। तो ये जो यह शब्द है वो कौन सा सर्वनाम का वाचक शब्द होता है, आपका निश्चयवाचक। निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए वाचक शब्द क्या होता है आपका, यह और वह। क्या होता है आपका, यह और वह, है ना। तो इसमें कौन सा आपका सर्वनाम है, आपको धारित है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यही पता होना चाहिए आप लोग को कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के ठीक ठीक एवं निश्चितता का बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। वाचक शब्द यह और वह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होता है, अनुनासिक चिन्ह, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। मंत्र हंस शोक क्यों, है ना। अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग है, बताने 4 शब्द दिए गए, इसमें कौन से शब्दों में अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो देखो, अनुनासिक चिन्ह को आपका चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु भी बोला जाता है। किस नाम से जानते हैं, चंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये होता है आपका चंद्र बिंदु, और एक ऐसा सेम एक और ऐसा चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोला जाता है आपका अनुस्वार, और इसको क्या बोला जाता है आपका चंद्र बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। ठीक है, और इसी को अनुनासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अनुनासिक चिन्ह, है ना। इसी को अनुनासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। तो देख लो चंद्र बिंदु का प्रयोग किसमें हुआ है, तो बी ऑप्शन में हुआ है, हंस, है ना। हंस में क्या हो जाएगा आपका, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बाकी मंत्र में आपका ये आपका अनुस्वार है, ना कि अनुनासिक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, अप्रत्यक्ष का विलोमार्थी है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का आपको विलोम बताना, उल्टा बताना है। ऑप्शन दे दिया, ए परोक्ष, बी है समक्ष, सी है सामने और डी हो जाएगा आपका अक्षम। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा आपका, प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा आपका परोक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष मतलब सामने या स्पष्ट रूप से, है ना, और परोक्ष मतलब पीछे, पीछे बोल सकते हैं तो अस्पष्ट रूप से, है ना। तो ध्यान रखना है, आपका प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, आपका परोक्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो, तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है ना। रोटी, गन्ना, कपड़ा और पहिया, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, वही रिपीट हुआ है। रोटी, गन्ना, कपड़ा और पहिया, जिसमें से आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, आपका रोटी। कौन सा शब्द आपका, रोटी, याद रखना रोटी। ठीक है, तो प्रायः याद रखना जो ईकारांत शब्द होते हैं, ईकारांत, प्रायः याद रखना जी, प्रायः, प्रायः जो आपका ईकारांत शब्द होते हैं, ईकारांत, ईकारांत, ईकारांत मतलब क्या होता है, कारांत मतलब होता है से अंत होने वाला, कारांत, कारांत का अर्थ क्या होता है आपका, से अंत होने वाला। कारांत का अर्थ होता है से अंत होने वाला, से अंत होने वाला, है ना। और यहाँ पास लिखा गया है ईकारांत, तो ईकारांत मतलब ई से अंत होने वाला हो जाएगा। तो वे शब्द जिसका अंत ई से होता है, ई मतलब कौन सा, बड़े ई से होता है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, ईकारांत शब्द बोलता है। तो प्रायः जो ईकारांत शब्द होता है ना, वो कैसे होते हैं, आपका स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है आपका, स्त्रीलिंग होता है ना, स्त्रीलिंग। तो देख लो रोटी, रोटी, रोटी जो शब्द दिया गया है, इसमें आपका इस शब्द का अंत किससे हो रहा है, कौन स्वर से हो रहा है, बड़े से हो रहा है ना। यहाँ पर
टमाटर के टर्म में बड़ाई की मात्रा लगा हुआ तो किससे अंत हो रहा है इसका जी, बड़ाई से अंत हो रहा है ना। तो एक ऐसा शब्द है आपका ईकारांत शब्द है, और अभी मैंने बताया ईकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, रोटी। क्या हो जाएगा, रोटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रभाव स्त्रीलिंग वही शब्द रिपीट हो गया, इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा आपका, रोटी। क्या हो जाएगा आपका जी, रोटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है देखते हैं। देखो छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता है गाड़ी में तेल डालने के लिए, खाट में तेल डालने के लिए, कढ़ाई में तेल डालने के लिए, डिब्बा में तेल डालने के लिए। तो ग्रामीण अंचल के होंगे तो आप लोगों ने सुना भी होगा। गाड़ी में तेल डालने के लिए स्पेशली जो आपका बैलगाड़ी होता है, बैलगाड़ी के चक्का के पास तेल डाला जाता है ना, ताकि जो व्हील होता है चक्का फ्रीली घूम सके, उसी को बोलते हैं ओंगनाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओंगनाई, है ना। तो छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, गाड़ी में तेल डालने के लिए। किसके लिए होता है बोलो, गाड़ी में तेल डालने के लिए, आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बात करना के छत्तीसगढ़ी पर्याय हुई, बात करना के छत्तीसगढ़ी पर्याय हुई खचित, ओझियाना, बुरियाना, उसरना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ओझियाना। क्या हो जाएगा आपका, ओझियाना, है ना, ओझियाना। इसका सही आंसर क्या होगा, ओझियाना हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपन काम ला आप कर लूं में सर्वनाम है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं अपन काम ला आप कर लूं, निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक और सर्वनाम, है ना। ये आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आपका सर्वनाम है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैं अपन काम ला आप कर लूं। तो इसका सही आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, याद रखना। यहाँ पास देखो मैं अपन काम ला कर लूं, अगर ऐसा बोलता तो पुरुषवाचक में आता, लेकिन यहाँ पास एक और शब्द का मेंशन कर दिया, आप कर लूं। ठीक है, तो जब लेखक है स्वयं के लिए किसी शब्द का प्रयोग करता है, जैसे कि आप, स्वयं, है ना, याद रखिए। जैसे कि आप हो जाएगा, आप हो जाएगा आपका, स्वयं हो जाएगा, खुद हो जाएगा, आपका स्वतः हो जाएगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी में शिवम का प्रयोग करते हैं, शिवम और शिवांगी का प्रयोग किया जाता है। तो अगर ये शब्द का प्रयोग होता है तो ये किसके वाचक शब्द होते हैं, निजवाचक सर्वनाम के वाचक शब्द होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। क्या होगा बोले, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपन काम में आप कर लूं, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। अभी जस्ट आगे इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, आंखों के सामने को बोला जाता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब कि स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, जो आंखों के सामने रहेगा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, है ना। तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं प्रत्यक्ष, और परोक्ष मतलब आंखों के मतलब पीछे जो हमको दिखाई नहीं देता, है ना, ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंखों के सामने के लिए कौन शब्द प्रयोग कर सकते हैं, प्रत्यक्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आगे कौन सा शब्द है, परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक, यहाँ पर दिए गए परिमाण, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दो शब्दों में एक होता है आपका परिणाम होता है और एक होता है आपका परिमाण होता है। परिणाम मतलब रिजल्ट या नतीजा, और परिमाण मतलब होता है मात्रा, क्या होता है आपका मात्रा। तो परिमाण बोधक विशेषण, नुकीला तो नहीं हो सकता, पतला भी नहीं हो सकता, रोगी भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा आपका 10 हाथ जगह। 10 हाथ जगह मतलब किसी जगह को 10 हाथ से मापा गया है। तो जहां भी मात्रा की बात होता है तो आपका वो परिमाण बोधक विशेषण में आता है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, तो इस प्रकार से अभी आज हमने सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी में पूछे गए सभी क्वेश्चन को देखा। ये आपका संभावित आंसर है, उसके बाद एग्जैक्ट इसका आंसर आपका मॉडल आंसर से आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद।